शुरू कर रहे हैं। एक क्लास आपकी हिस्ट्री की होगी रोज, एक आपकी जियोग्राफी की होगी। और ये क्लास 6 की बुक्स हैं। किसकी बुक्स हैं? कक्षा 6 की किताबें हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्लास 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 8 की एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे। आज का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस चैप्टर की एक एक लाइन 1,000 रुपए की है, ये मान के चलिए। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को लास्ट तक देख लेता है, ये मान के चलिए कि उसने आज बहुत कुछ हासिल कर लिया इस क्लास से। तो आइए शुरू करते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण लाइन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों, जो जितना भी हम बताएं उसको आप साथ में लिख लेंगे तो बेहतर होगा। आइए शुरू करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी की बात की जाएगी और बिल्कुल जीरो लेवल से, शून्य से शिखर तक पहुंचने का हम लोग रास्ता तय कर रहे हैं। देखिए लिखा है, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है ना। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, हमें 1 तारा दिखता है, 2 तारा, 3 तारा, फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है। जब रात्रि हो जाती है तो पूरा आसमान चमाचम हो जाता है। हम इनको गिन नहीं सकते। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीली होती हैं, कुछ धुंधली होती हैं। कुछ ऐसे तारे हमको दिखाई देते हैं जो बहुत चमकते हैं, कुछ हल्के धुंधले ब्लर टाइप में दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट दूसरों से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान कंटिन्यू चमकते रहते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते ही होंगे। जाहिर सी बात है, हम चंद्रमा को भी आकाश में क्या करते हैं? देखते हैं। चलिए, यह अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो चंद्रमा है रोज एक सा नहीं रहता, अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थिति में दिखाई देता है। इसके आकार में जो है बढ़ोतरी होती रहती है, फिर घटता जाता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन हमें जो है चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है, उसे हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या होती है। आई बात समझ में? ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आप इसको साफ तरीके से आसमान को देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते? ये हमें दिन में दिखाई क्यों नहीं देती? हालांकि चंद्रमा तो कभी थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है, ये तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते। ये कहाँ चले जाते हैं? क्या ये सोने चले जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के आगे इनका प्रकाश फीका पड़ जाता है, हल्का पड़ जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की वजह से ये हमें विजिबल नहीं होते, दिखाई नहीं देते। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। लाइन को नोट कीजिए, 1,000 रुपए की एक लाइन। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? उनको खगोलीय पिंड कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंड जो है वो बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ठीक है, इनका आकार बड़ा होता है, ये ज़्यादा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं।
इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं, और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य के पास भी क्या है? अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा ही है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ से अब हम चीज़ों को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। पेन कॉपी साथ में रखिएगा, महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखते चलिए। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने की वजह से हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। जिस तरह से सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता है वैसे इनसे भी होता है, लेकिन ये बहुत दूर हैं, इसलिए इनकी ऊष्मा और प्रकाश हमें महसूस नहीं होता और वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, पहाड़ से ऊपर से देखो तो नीचे के लोग हमें बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई पड़ते हैं। नीचे खड़ी गाड़ियाँ, बसें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं, ऐसा लगता है सब खिलौने हैं नीचे, है ना। तो ऐसा ही होता है, दूर से या अत्यधिक ऊंचाई से देखने पर चीज़ें छोटी दिखाई पड़ती हैं। बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज़ कितना छोटा दिखाई देता है, बिल्कुल एक तारे की तरह, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हम हाथ में इसको पकड़ लेंगे। रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को भी देख सकते हैं, और ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल क्या है भाई? तारों का जो विभिन्न समूह है उसके द्वारा बनाई गई जो अलग अलग प्रकार की आकृति है वही नक्षत्र मंडल कहलाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, जो अलग अलग जो तारों के समूह है उनसे बनाई गई आकृति है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त ऋषि। क्या है? यानी सप्त का मतलब होता है सात, ऋषि का मतलब संत, यानी कि सात संतों का समूह कह सकते हैं। आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है? सप्त ऋषि। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कहलाता है, क्या बताएंगे आप? सप्त ऋषि कहलाएंगे। ठीक है, सप्त ऋषि क्या होता है? ये सात तारों का समूह होता है। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 7, ये सात तारों का जो समूह है इसे ही हम सप्त ऋषि कहते हैं प्यारे दोस्तों। किसको? इसको सप्त ऋषि कहते हैं। ये सात तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सी मेजर का ही एक भाग है। ये किसका भाग है? ये अर्सी मेजर का ही एक भाग है। ओके, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमसे कहता है, अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में डायरेक्शन का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे कि भाई हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम उत्तर में जा रहे हैं, पूरब में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे ध्रुव तारा आपको नजर आ रहा होगा, ये उत्तर दिशा को बता रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, ध्रुव तारा ध्यान रखिएगा हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अभी जो ये ऊपर पिक्चर है इसमें हम देखेंगे कि अगर सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यानी कि यहाँ पे ये जो सप्तऋषि के ये जो तारे हैं, ये जो पार्ट है इसको मिलाते हुए हम यहाँ से अगर एक लाइन खींचते हैं, एक रेखा खींचते हैं और उसको सीधा खींच देते हैं तो ये रेखा सीधी जा करके हमको मिला देगी किससे? ध्रुव तारे से। आई बात समझ में? ठीक है, अब आगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना
प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिए लाइन को। कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनके पास न अपना प्रकाश है न अपनी ऊष्मा है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगर तारे चमक रहे हैं, तारों का प्रकाश है, तो उसी से वो भी चमक रहे हैं। ठीक है, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। जैसे कोई एक सक्सेसफुल आदमी है, उसके साथ में जो है वो उसकी छत्र छाया में चमकता रहता है, पिंड ग्रह कहलाते हैं। यह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ओके, अब इसमें क्या है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह भी एक ग्रह है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये तो आपने समझ लिया, जिनके पास अपना प्रकाश ऊष्मा नहीं होती पिंड ग्रह कहलाते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में हम प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, अर्थ होता है परिभ्रमक, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं यह भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी का अपना न ऊष्मा है ना प्रकाश है, ये सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो वो सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हमें चंद्रमा दिखाई दे रहा है गोल गोल दूरी पे, वैसे ही पृथ्वी भी हमें वहाँ से दिखाई देगी अगर हम चंद्रमा से इसको देखते हैं। तो कुछ रोचक तथ्य हैं यहाँ पे, आइए इन रोचक तथ्यों को समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसके चारों ओर छल्ले हैं, तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, जो इनकी तरफ चारों ओर छल्ले होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, शनि और यूरेनस ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं। इतनी बात क्लियर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो पेज है ये कुछ खास काम का नहीं है, इसमें जो दिया गया है उसको हम यहाँ से डिस्कस कर लेंगे। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। क्या है? आसमान में जो चंद्रमा हमको दिख रहा है यह क्या है? एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसके चारों ओर? पृथ्वी के चारों ओर। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। जैसे हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे ही 7 और भी ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर भी लगाता है। सौरमंडल की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। सौरमंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। एक भाई सौरमंडल में कौन कौन आता है? एक तो आपका सूर्य ही हो गया, 8 ग्रह हो गए, इसके उपग्रह हो गए, कुछ और भी बाकी खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इनका मुखिया सूर्य होता है। इनका मालिक कौन होता है? सूर्य होता है। ओके, लाइन को नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। जो भी सौरमंडल है, जिन भी चीज़ों से मिलकर के हमारा पूरा ये सौर परिवार बना हुआ है, इसके केंद्र में कौन स्थित है? सूर्य जो है वो इसके केंद्र में, सेंटर में विराजमान है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। बहुत बड़ा है और बहुत सारी गर्म गैसों का गोला है ये सूर्य। इसका खिंचाव बल
इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। इसका जो खिंचाव है, इसका जो बल है, वो इसको पूरे सौरमंडल से बांध के रखता है, चारों तरफ से बांध के रखता है, इसलिए केंद्र में स्थित है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है। पूरे सौरमंडल को प्रकाश देने का काम सूर्य करता है, ऊष्मा देने का काम सूर्य करता है। पूरे परिवार को यही चला रहा है, सारी जिम्मेदारी सूर्य के ऊपर है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर है। ये सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नोट कीजिए, लिख लीजिए सब चीजें। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ग्रह की बात करेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। नोट कीजिए कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, अगर दूरी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो वो है, पहले बुध आ जाता है, इसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अच्छा, आपको इनका ये सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि जनरली तो याद होता ही है, लेकिन सीक्वेंस में याद करो। अगर आपसे पूछ ले दूरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो दूरी के हिसाब से आप इस तरीके से इसको बताएंगे। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका ये है, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। मेरी बहुत कुशल माता जी ने मुझे, यानी कि हमें, केवल नट्स ही परोसे या नट्स ही सर्व किए। चाहे तो आप इसको इंग्लिश में याद रख सकते हैं। एम फॉर मरकरी हो गया, वी फॉर वेनस हो गया, ई फॉर आपका अर्थ हो गया, एम फॉर मार्स हो गया, जे फॉर जुपिटर हो गया, एस फॉर सैटर्न हो गया, यू फॉर यूरेनस हो गया एंड एन फॉर नेपच्यून हो गया। इस तरीके से आप इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं, या जितने का मतलब सभी 8 ग्रह हैं, कितने हैं? 8 हैं। ये एक निश्चित पथ पर, ऐसा नहीं है कि कभी इधर कभी उधर कभी उधर, नहीं, एक बिल्कुल फिक्स क्या है, रास्ता है। एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं और इनको कक्षा कहते हैं। ठीक है, बहुत डीप आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, बहुत डीप पूछ लेगा, इसलिए एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को आपको पढ़ना होगा। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। सबसे पहले कौन आ जाता है? सबसे पहले बुध आ जाता है, फिर इसके बाद वेनस आ जाता है, फिर उसके बाद अर्थ। तो ये इस तरीके से अगर आपसे पूछ ले सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है, तो वो बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 डेज का समय लगता है। नोट कर लीजिए। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। किसको माना जाता है भाई? नोट कीजिए, शुक्र को पृथ्वी, हम इससे रिलेटेड प्रश्न भी लास्ट में है, वो प्रश्न आपको कमेंट में आंसर करना होगा उसका, तो ध्यान से पढ़िए, आंसर करना बाद में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और इसका जो शेप है, जो आकृति है, वो लगभग पृथ्वी के ही समान है, इसलिए हम शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस और प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहे जा सकते हैं? इनको जो है बौने ग्रह कहा जा सकता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी रह गई हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, देखिएगा ये है, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ लेगा, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल किसको कहते हैं? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को आप चाहें तो लिख सकते हैं। शब्द की उत्पत्ति की अगर बात की जाए, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं, डेफिनेटली। जैसे जियोग्राफी,
एक अंग्रेजी शब्द है भूगोल का, ठीक है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। अंग्रेजी का शब्द है, लिया कहाँ से गया है? ग्रीक भाषा से, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। क्या होता है? पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जियो, यहाँ पे जियो प्लस अगर हम लॉजी लगाते हैं तो जियोलॉजी हो जाता है, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। अगर हम जियो के साथ में मैट्री यूज करते हैं तो ये जियोमेट्री हो जाता है, यानी कि पृथ्वी का मापन हो जाता है। अगर हम जियो के साथ में ऑइड का यूज करते हैं तो ये जियोइड हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो ये शब्दों का खेल है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है? खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, खगोल शास्त्री किसको कहते हैं? तो भैया खगोलीय पिंड और उनकी गति से संबंधित अध्ययन करने वाले खगोल शास्त्री कहलाते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन? आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि यह स्टेटमेंट किसका है? आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। आइए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में जानते हैं। चलिए, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से बात करें तो जो तीसरा ग्रह है वो पृथ्वी है। पहला मरकरी है, दूसरा वेनस है, तीसरा पृथ्वी आ जाता है। आकार में अगर बात करें, शेप में अगर आप बात करेंगे तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आपसे पूछ लेगा आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो पृथ्वी है। दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहते हैं। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जो चीज़ें ऐसी याद ना रहा करें उनको अपने टेबल के सामने लिख करके लगा लिया करो, तो ये चीज़ें बार बार देखोगे तो याद रहेंगे कि दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में ये पांचवा ग्रह है। भूल जाते हैं बच्चे। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है, क्योंकि यहाँ जीवन संभव है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसका जो 2/3 पार्ट है वो पानी से ढका हुआ है, इस वजह से ये नीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से देखने पर। तो इसे नाम दे दिया गया नीला ग्रह। थोड़ा चंद्रमा के बारे में और जान लीजिए। अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का ये फोटो है, ये देखिए इस तरीके से चंद्रमा दिखाई देता है अंतरिक्ष से। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। आपसे क्वेश्चन अगर बन जाए कि पृथ्वी के पास कितने ग्रह हैं, तो पृथ्वी उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, वो भी है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है, इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा थोड़ा नज़दीक है, पास में है। आगे बढ़ेंगे। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कौन? चंद्रमा। हमसे कितनी दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना सिंपली यानी कि आसानी से कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है,
इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग ही जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है प्रकाश की गति, प्रकाश है ना, प्रकाश। तो इस गति के बावजूद भी 8 मिनट का समय लग जाता है पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और थोड़ा रोचक तथ्य है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की बात हो गई। ओके, उपग्रह की बात कर लेते हैं। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पॉइंट को नोट कीजिए, लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी ग्रह हैं, उनके चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैसा ही काम उपग्रह भी करता है। अच्छा, उपग्रह जो है वो मानव निर्मित भी होते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट हो गया, IRS हो गया, एडुसैट हो गया, ये जो है अंतरिक्ष में है, जो कि कुछ भारतीय उपग्रह हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से चीज़ों को थोड़ा और ठीक से समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। नोट कर लीजिए लाइन को। कितने दिनों में? 27 दिन में। चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा जो चक्कर है 27 दिन में लगाता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है ना। हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, नहीं तो आदमी वहाँ भी जा कर के रहने लग जाए। लेकिन परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े, है ना, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते रहते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है, दिखाई देता है। आगे बढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह की बात करेंगे। देखिए, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा। ऐसा नहीं कि तारे, ग्रह और उपग्रह ही हैं, नहीं, इसके अलावा और भी छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। और सूर्य कहाँ है? सूर्य सेंटर में है, केंद्र में है। ये अपने प्रकाश, अपने बल की सहायता से सबको आपस में क्या किया है? जोड़े हुए हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए, तो ये अब क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। हालांकि ये ग्रह के ही भाग होते हैं। यहाँ पे एक क्षुद्र ग्रह है जो कभी ग्रह से टूट करके अलग हो गया। आइए उल्का पिंड के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है कि बस अब तो ये पृथ्वी पर गिर ही जाएंगे, इतना नज़दीक आ जाते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर केस में। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर के जल जाते हैं।
फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जब जलेंगे तो जाहिर सी बात है प्रकाश उत्पन्न होगा। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ये होते हैं उल्का पिंड, जो कि छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, पत्थर के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर कभी कभी ये नज़दीक आ गए और पृथ्वी पर गिरने की, कई बार तो जो है गिरने के चांस बढ़ जाते हैं, और फिर जब यहाँ इसको वायु वगैरह मिलती है तो उसके साथ घर्षण होने पर एक तो ये गर्म होते हैं, तो ये जल पड़ते हैं और फिर रोशनी प्रकट होती है। आगे बढ़ें। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ता को देखा है? हो सकता है आपने देखा हो, ठीक है, देखा है। यह लाखों तारों का एक समूह है। ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, चौड़ी पट्टी देख पा रहे हैं। यह पट्टी आकाश गंगा, मिल्की वे कहलाती। मिल्की वे यानी कि दूधिया रास्ता, ठीक है। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी कि आकाश में प्रकाश की एक नदी बह रही है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ गया। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ऊपर थोड़ा चलते हैं, यहाँ पे, हाँ ठीक है, कुछ नहीं छूटा है। तो बहुत सारी आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आपका होमवर्क ये है कि जैसे किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, मैंने जोर देकर के वहाँ पे आपको 3 बार इस लाइन को रिपीट किया था। आप आंसर करके कमेंट में बताइए। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये भी हमने 2-3 बार रिपीट करके आपको बताया था, ठीक है। इसका आंसर करके हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाएंगे। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? बड़े अच्छे से आपको अभी बताया है, बताइए। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इनका आंसर करके आप कमेंट में बताइए। और फिर ये आंसर अपना चाहे तो आप कर लीजिए, नहीं तो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि ये जो हमने ऑब्जेक्टिव दिए हैं, इसका आंसर आप बताइए। सर पहले का दूसरा होगा, दूसरे का तीसरा होगा, तीसरे का चौथा, कमेंट करके बताइए। देखते हैं आपने कितना सीखा आज की क्लास में। तो क्लास कैसी रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, नोट्स तैयार हो रहे हैं, आपको जल्दी ही इनके बेहतर नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपको सब कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। जो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उनको आसान तरीके से उसमें दिया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए प्रोसेस अभी आपको बताया जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। तब तक की क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। एक क्लास आपकी 3 बजे, दूसरी क्लास 6 बजे, रोज़ 2 क्लास हम लोग कवर करेंगे।